नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करते हैं और पूरी डिटेल के साथ इनको कवर कर जाते हैं, जिससे आपका उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस भी हो जाती है और साथ में रिवीजन भी आपका हो जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। ये हमारी इस सीरीज की 99 क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी उत्तराखंड एमसीक्यू की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंवार काल में राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो पंवार वंश को लेकर के आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। पंवार काल की जो शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत अगर हम बात करें, राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोलदार की होती थी। गोलदार नामक जो अधिकारी होता था उसका काम ही यही होता था, राजधानी की सुरक्षा करना। इसको आपने ध्यान रखना है। अगर हम फौजदार की बात करें, फौजदार परगने का सैनिक शासक होता था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा। पंवार काल में परगने के सैनिक शासक को या जो सैन्य प्रमुख होता था किसी भी परगने का, उसे क्या कहते थे? उसे फौजदार कहते थे। चौपदार क्या होता था? राजा जहां जहां जाता था, राजा के साथ चांदी का जो डंडा लेकर चलने वाला होता था उसे कहा जाता था चौपदार। गोलदार हमने देख लिया, राजधानी की सुरक्षा वाला। और मुख्तार जो होता था, पंवार काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ये होता था। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य कब किया गया था? जो ऊपरी गंगा नहर है जिसका निर्माण 1842 से लेकर 1854 के बीच में किया गया था। इस नहर का निर्माण पीबी कोटले के द्वारा किया गया था। इसीलिए पीबी कोटले को आधुनिक भगीरथ के नाम से जाना जाता है। कई बार आता है ऊपरी गंगा नहर कब से कब तक बनी, किसने इसको बनाया? तो इसको बनाया पीबी कोटले ने, 42 से 54 के बीच में बनी। इस नहर का उद्घाटन 1854 में किया गया था और इस नहर का उद्घाटन जो उस समय भारत का वायसरॉय था डलहौजी, इसके द्वारा किया गया था। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है, हरिद्वार से लेकर कानपुर तक यह जाती है। इस नहर का आधुनिकीकरण जो किया गया वो 1983 में किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी के साथ आप नोट कर लेना, बनाया इस नहर को किसने था? पीबी कोटले ने। लेकिन इस नहर की जो परिकल्पना थी, जो पूरी प्लानिंग थी, वो किसकी थी? वो थॉमसन की थी। इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो परिकल्पना किसके द्वारा करी गई? थॉमसन। निर्माण किसने किया? कोटले। उद्घाटन डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट है, कुड़िंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार भाबर और कालो डांडा क्षेत्र से प्राप्त हुई है? जौनसार भाबर से कालो डांडा यानी लैंसडाउन वाला इलाका, लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालो का डांडा। तो यहां से हमें कुड़िंदों के समकालीन किसकी मुद्राएं मिली हैं? सही आंसर हो जाएगा योधे वंश की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कुड़िंदों का शासन चल रहा था उत्तराखंड में, कुड़िंदों का एक सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, उसका नाम था अमोघ भूति। जब अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है, कुड़िंदों का जो मैदानी इलाका था उस इलाके पर शक अपना अधिकार कर लेते हैं। शकों का अधिकार हो जाता है कुड़िंदों के मैदानी इलाकों में अमोघ भूति के मरने के बाद। इन शकों के बाद जब ये शक यहां से पराजित होते हैं, इनके बाद जो तराई वाला इलाका है, दक्षिणी इलाका है, यहां पर आते हैं कुषाण। और इन कुषाणों को पराजित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? योधे शासकों का। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कुड़िंदों का शासन था और मैदानों में कुषाणों को पराजित कर चुके थे योधे। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। कुषाणों को पराजित करने का, कुचलने का श्रेय किस वंश को जाता है? योधे शासकों को, जो कि कुड़िंदों के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है मैग्नेसाइट, क्या बागेश्वर में भी पाया जाता है? बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, फॉस्फोराइट टिहरी में है। बिल्कुल, टिहरी का एक फेमस क्षेत्र है रंजघेवा क्षेत्र, यह फॉस्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है, पेपर में आता है। टिन हमें क्या चमोली से मिलती है? बिल्कुल, चमोली से हमें टिन प्राप्त होती है। तांबा क्या नैनीताल से प्राप्त होता है? तो यह आपका गलत हो जाएगा। तांबा हमें विशेषकर अल्मोड़ा से प्राप्त होता है। अगर हम तांबा खनन क्षेत्रों की बात करें, तांबा के भंडारों की बात करें, दो प्रमुख क्षेत्र आपको याद करने हैं। एक आपने याद करना है झिरौली, जो झिरौली है ये अल्मोड़ा में है, और एक याद करना है थैली पाटन,
ये आपके बागेश्वर में है और ये दोनों तांबा के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये अल्मोड़ा, ये आपका बागेश्वर, नैनीताल इसमें नहीं आता है। सुमेलित नहीं बताना था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला चंद राजा कौन था जो दिल्ली दरबार में गया था? तो देखिए, चंद वंश के ऊपर, पवार वंश के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। उसमें हमने बात करी थी पहला चंद राजा जो दिल्ली दरबार में गया वो था ज्ञानचंद प्रथम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो ज्ञानचंद प्रथम था ये गया था दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, और फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसको एक उपाधि दी, गरुड़ की उपाधि, और इसका नाम हो गया गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद जो काफी फेमस चंद राजा है उसी को ज्ञानचंद प्रथम भी कहा जाता है। दोनों नाम एक ही हैं। इसको गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, इसको आपने ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानचंद प्रथम किस दिल्ली के शासक के दरबार में गया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, चंद काल में नदी पुलों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो चंद काल में नदी पुल जो होते थे, ब्रिज आपके जो होते थे, इनको पार करने के लिए आपको टैक्स देना होता था और इस टैक्स को जूलिया कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी कर का दूसरा नाम है सांगा कर। तो सांगा कर भी आपका यही है, नदी जो पुल होते थे उनसे लिया जाता था, उनको अगर आपको पार करना है तो आपसे ये टैक्स लिया जाता था। दोनों नाम आपने ध्यान करने हैं। नेक्स्ट है, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद करना है, ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो चंद राजा रुद्रचंद और पवार शासक बलभद्र शाह। यह युद्ध आपके 1581 में लड़ा गया था। कुछ स्रोतों में 1591 भी दिया गया है, आपने पहला रेफरेंस 1581 को ही देना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में रुद्रचंद का जो एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत, ये इस युद्ध में मारा जाता है। क्वेश्चन आता है पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? आप कहेंगे रुद्रचंद का। पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया? ग्वालदम का युद्ध। और यह युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? बलभद्र शाह के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किसकी रचना है? तो यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। जो स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किताब है, इसे तीरथ सिंह कंडारी ने लिखा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इनको शॉर्ट फॉर्म में टीएस कंडारी भी लिखा जाता है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। इंद्र सिंह नयाल की भी एक किताब है जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। गढ़वाल का योगदान पूछेगा तो टीएस कंडारी, और स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान तो इंद्र सिंह नयाल। दोनों आपने ध्यान रखने हैं। और एक किताब और है, किताब का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल और कुमाऊं का योगदान, तो वहां पर आपका आ जाएगा धर्मपाल सिंह मनराल। तो तीन किताबें, एक में गढ़वाल का योगदान, एक में कुमाऊं का और एक में दोनों का। जहां पर दोनों है वहां पर आपके धर्मपाल सिंह मनराल है, जहां पे कुमाऊं है वहां इंद्र सिंह नयाल है, और जहां पर गढ़वाल है वहां पर टीएस कंडारी। नेक्स्ट है, खुड़बुड़ा का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? काफी प्रसिद्ध मैदान है खुड़बुड़ा का मैदान। यह मैदान आपके देहरादून में आता है और आप सभी जानते हैं इसी मैदान में एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 14 मई 1804 को गोरखाओं और पवार शासक प्रद्युमन शाह के मध्य में, और इसी मैदान में लड़ते हुए प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। तो प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई? खुड़बुड़ा का युद्ध। कब हुआ था? 14 मई 1804। बहुत बार ये तिथि आपसे पेपर में पूछी गई है। जो खुड़बुड़ा का मैदान है आपका, ये विंदाल नदी के किनारे है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, देहरादून की अगर हम कुछ नदियों की बात करते हैं, देहरादून में काफी फेमस नदी है सिसवा नदी। सिसवा नदी को आप ध्यान रखेंगे। इस सिसवा नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक है आपकी रिस्पना, काफी फेमस है, और एक है आपकी विंदाल। तो विंदाल नदी किसकी सहायक नदी है? सिसवा नदी की सहायक नदी है। एक इसकी रिस्पना है और एक इसकी विंदाल है। ये सिसवा नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये सोंग नदी आप जानते हैं गंगा की सहायक नदी है। तो इनडायरेक्टली विंदाल किसका हिस्सा है? गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। सिसवा की दो नदियां हैं, फिर सिसवा सोंग की है और सोंग आपके गंगा की है। नेक्स्ट है, कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा है? तो गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु किसने कहा? कालिदास ने कहा। और कौन सी रचना में कहा है? यह कहा है रघुवंश में।
पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और इस रचना में कालिदास ने गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु शब्द यहां पर दिया। एक दो क्वेश्चन और आते हैं यहां पर कालिदास की रचनाओं को लेकर। कुमार संभव, यह भी कालिदास की रचना है। इस किताब में कालिदास ने हिमालय की वंदना करी है। तो क्वेश्चन आएगा, हिमालय की वंदना किस पुस्तक में करी गई है कालिदास द्वारा? कुमार संभव। एक और है मेघदूत, इस किताब में अलकापुरी का उल्लेख किया गया है। इस चीज को ध्यान रखना, जो आदि पूर्वज माने जाते हैं मनुष्यों के मनु, उनका निवास स्थान अलकापुरी था और इसका उल्लेख मेघदूत में देखने को मिलता है। और अभिज्ञान शकुंतलम तो आप जानते ही हैं, इसकी रचना कर्णाश्रम में करी गई थी, मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार के नजदीक। तो ये चारों किताबें कालिदास की है, चारों को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, धारी देवी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? काफी फेमस मंदिर है, रहस्यमय मंदिर है धारी देवी मंदिर। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है यहां की जो मूर्ति है उसमें बदलाव होता है। तो क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा मंदिर है जो इस बदलाव के लिए जाना जाता है दिन गुजरने के साथ साथ? वो है धारी देवी मंदिर। काली माता का यह मंदिर है और यह आपके पौड़ी में श्रीनगर के समीप अलकनंदा के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्थान पर नायर नदी और गंगा का संगम होता है? नयार होगा यहां पर। ठीक है, नयार नदी और गंगा, इनका संगम होता है आपका फूलचट्टी के पास। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, जो आपकी नयार नदी है, नयार नदी भी काफी फेमस नदी है। यह नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक आपकी पूर्वी नयार है और एक आपकी पश्चिमी नयार है। पूर्वी नयार को शिवसी गाड़ कहा जाता है और पश्चिमी नयार को ढाई जूली गाड़ भी कहा जाता है। ये दोनों पूर्वी और पश्चिमी, ये दोनों नयार नदियां सतपुली में आकर आपस में मिल जाती हैं। सतपुली में ये दोनों मिलती हैं, फिर आगे जाकर के गंगा नदी के साथ फूलचट्टी नामक जगह पर ये संगम कर लेती है। इसको आपने ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सतपुली। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति की उपजाति कौन सी है? तो भोटिया जनजाति की कई सारी उपजातियां हैं, काफी प्रमुख हैं, जैसे मारछा, सोका, तोलछा, जाड़, ये सब भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। कई बार क्वेश्चन आया भी है कि जाड़ जनजाति किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया से संबंधित है। अलग अलग राज्यों में इनकी उपजातियां अलग अलग निवास करती हैं। जैसे जो आपकी उत्तरकाशी में निवास करती हैं उनको बोला जाता है जाड़ भोटिया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मारछा, तोलछा, ये आपके चमोली में निवास करते हैं। ठीक है, जो भोटिया जनजाति की उपजाति है मालछा और थोलछा कहां निवास करती है? चमोली जनपद में। और जो आपकी सोका है, इसके अलावा जो जौहारी हैं, ये आपके कहां निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति की जौहरी और शौका जनजाति निवास करती है, उत्तरकाशी में जाड़ और चमोली में मारछा और तोलछा। इसको आपने ध्यान रखना है। जाड़ भोटिया की अगर हम बात करें तो इनका मूल गांव पेपर में पूछा जाता है। उत्तरकाशी में एक गांव है जादुंग गांव, वो जाड़ भोटिया का मूल गांव यहां पर माना जाता है। जाड़ भोटिया अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, अपने को जनक का वंशज कौन मानते हैं? जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और एक और चीज, इनकी भाषा पेपर में आई है। जाड़ भोटिया की भाषा को रोम्बा कहा जाता है। पेपर में आता, रोम्बा किसकी भाषा है? जाड़ भोटिया की। दो फेमस त्योहार हैं जाड़ भोटिया के जो आपको याद करने हैं, एक है इनका लोहसर और एक है इनका सूरगेन। तो लोहसर और सूरगेन क्या है? जाड़ भोटिया के त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिले की अगर हम बात करें तो यह है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य में सबसे ज्यादा वन आपके कहां पाए जाते हैं? पौड़ी में पाए जाते हैं। वन भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके ओपन फॉरेस्ट, एक होते हैं आपके मीडियम फॉरेस्ट, यानी जो आपके मध्यम वन सघन होते हैं, मध्यम सघन वन होते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और एक होते हैं आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा खुले वन, ओपन फॉरेस्ट को कहते हैं खुले वन, इसको कहते हैं मध्यम सघन वन, इनको कहते हैं अति सघन वन। उत्तराखंड के अंदर खुले वन और मध्यम सघन वन ये दोनों सबसे ज्यादा पौड़ी में पाए जाते हैं। अति सघन वन सबसे ज्यादा उत्तराखंड में नैनीताल जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो मोष्टा बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? रिंगाल का इस्तेमाल किया जाता है।
रेंगाल बांस की एक प्रजाति होती है और इससे हस्तशिल्प सामग्री मुष्टा आदि, टोकरी आदि बनाई जाती है। इसको आपने ध्यान रखना है। हस्तशिल्प को लेकर के 2-3 क्वेश्चन है, उनको यहीं पर नोट कर लीजिए। पहला, हस्तशिल्प और हथकरघा विकास के लिए राज्य में जो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र बनाया गया है वो कहां बनाया गया है? तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र उत्तराखंड में काशीपुर में बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन याद करेंगे, उत्तराखंड के जो हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं उनको किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? उनको हिमाद्री के नाम से बेचा जाता है। यह भी पेपर में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिल्लों ने आक्रमण किया था? कुमाऊं के ऊपर रोहिल्ला आक्रमण 1743-44 के मध्य में हुआ था। यह आपका पेपर में पूछा जा चुका है और उस समय जो चंद राजा था वो कल्याण चंद था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रोहिल्लाओं ने कल्याण चंद को पराजित कर दिया था, अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया था। लगभग 7 महीने तक अल्मोड़ा पर रोहिल्लाओं का अधिकार रहा था। बाद में प्रदीप शाह ने यहां पर इंटरफियर किया। प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद करी, 3 लाख रुपए रोहिल्लाओं को दिए यहां से जाने के, तब जाकर उन्होंने अल्मोड़ा को खाली किया। क्वेश्चन भी आता है, रोहिल्ला आक्रमण के समय किस पंवार शासक ने कुमाऊं के राजा की मदद करी? प्रदीप शाह। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद करना, रोहिले अल्मोड़ा तो खाली कर देते हैं लेकिन पूरी तरीके से यहां से जाते नहीं हैं। 1745 में रोहिल्लाओं को कुमाऊं से खदेड़ने का श्रेय किसको जाता है? शिवदेव जोशी को जाता है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। शिवदेव जोशी कौन है? हर्षदेव जोशी के पिता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को हल चलाकर तोड़ा था? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था? वे थे हरगोविंद पंत। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2 क्वेश्चन और याद आपको करने हैं। पहला, हरगोविंद पंत ने इस प्रथा को 1928 में तोड़ा था और दूसरा, उन्होंने इस प्रथा को बागेश्वर में तोड़ा था। तो क्वेश्चन आता है, किस वर्ष तोड़ा? आप कहेंगे 1928, और किस जगह पर तोड़ा? बागेश्वर में तोड़ा। अगर हम हरगोविंद पंत की बात करें, इनका जन्म अल्मोड़ा के चितई गांव में हुआ है। काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आपको इनके गांव का नाम भी याद करना होगा। हरगोविंद पंत का जन्म 1885 में हुआ था, अल्मोड़ा के चितई गांव में। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला राज्य के अंदर 1942 के दौरान, तो अल्मोड़ा में सबसे पहले जो नजरबंद किए गए थे वो हरगोविंद पंत थे। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहते थे? हरगोविंद पंत को कहते थे। ठीक है, और इन्होंने ही हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। नेक्स्ट है, पंतनगर स्थित देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था पंतनगर में, जो आपका कृषि विश्वविद्यालय यहां पर खोला गया। यह खोला गया था 1960 में। कई बार तारीख भी पूछ लेता है, तो 17 नवंबर 1960 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित यहां पर किया था जवाहरलाल नेहरू ने। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसको रखा गया था 1972 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो स्थापना पूछेगा 17 नवंबर 1960, और जीबी पंत का नाम इसको कब दिया गया? 1972। दोनों आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, कुलसारी सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? काफी प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य मंदिर, उत्तराखंड के। बहुत बार पेपर में आते हैं, चाहे वो कटारमल का सूर्य मंदिर हो, पलेठी का सूर्य मंदिर हो, खेती खान का सूर्य मंदिर हो, मड का सूर्य मंदिर हो, इनकी लोकेशन पूछी जाती रहती है। कुलसारी सूर्य मंदिर आपके चमोली जनपद में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो कटारमल सूर्य मंदिर है, ये कहां आता है? कटारमल सूर्य मंदिर आपके अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, कटारमल मंदिर कहां है? आप कहेंगे अल्मोड़ा में है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है, इसे बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर कहां है, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। कटारमल मंदिर क्योंकि काफी फेमस मंदिर है, इसकी शैली भी पूछी जाती है। कटारमल मंदिर आपके उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। राजा कटारमल ने इसको बनाया था, और इस मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। ठीक है, अन्य सूर्य मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, तो एक आपका फेमस है पलेठी का सूर्य मंदिर। यह आपके टिहरी के हिंडोला खाल में स्थित है। एक है खेती खान का सूर्य मंदिर, यह आपके चंपावत में है। एक है मंजियाली का सूर्य मंदिर, वो उत्तरकाशी में पड़ता है। और एक है आपका मड का सूर्य मंदिर, यह पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोली पहाड़ी हिंदी के किस वर्ग में आती है? देखिए, जो आपकी कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ये दोनों की दोनों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हम जानते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में एक है आपकी पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी आपकी बिहारी हिंदी और 5वीं है आपकी पहाड़ी हिंदी। जो कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी हिंदी के भी फिर 3 वर्ग हैं, एक आपका पूर्वी, एक आपका पश्चिमी और एक आपका मध्य। जो पूर्वी पहाड़ी है इसके अंतर्गत जो आपकी नेपाली भाषा है वो आ जाती है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आपकी जौनसारी हिमाचली भाषा आ जाती है। मध्य पहाड़ी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। हमको कुमाऊनी और गढ़वाली ही बतानी है, मध्य पहाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। जो राज्य का संपूर्ण भाग है जहां पर आपका गढ़वाल और कुमाऊं दोनों है, यानी गढ़वाली और कुमाऊनी, वो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। जो मध्य पहाड़ी हिंदी वर्ग है इसको आपने ध्यान रखना है। पूर्वी के अंतर्गत आपकी नेपाली आ जाती है, पश्चिमी में जौनसारी हिमाचली आ जाती है और मध्य में गढ़वाली और कुमाऊनी। तो इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। न सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर किया बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट्स थे उनको भी कोशिश करी साथ साथ में रिवाइज करने की, उनको लिंक करके पढ़ने की, ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो और आपको लंबे समय तक ये सारे फैक्ट्स यहां पर याद रहें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।